कितनी बड़ी राहत होती है जब माँ बाप को ये पता चलता है कि अब उनका बच्चा ठीक है क्योंकि उसका इलाज हो गया है। डॉक्टर दिनेश पुरानी, क्या थैलेसीमिया से ग्रस्त जो भी बच्चे हैं उनका इलाज सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है? जब हम थैलेसीमिया मेजर की बात करते हैं जिसमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत होती है, अगर उसको हमको क्योर करना है तो एक ही उपाय है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इसको जितना जल्दी एज में किया जाए तो उसके सक्सेस के रेट ज़्यादा होते हैं। जल्दी एज थोड़ा सा इसको डिफाइन कर दें। जब तक हमको पता लगता है कि इसको थैलेसीमिया मेजर है, जब हम चेक करते हैं, यूजुअली हमारे जो बच्चे की उम्र है वो 1-1.5 साल तक हो जाती है, तो मेरा कहना होगा कि 2 से लेके 5 साल के बीच में हम करें ट्रांसप्लांट तो इसके रिजल्ट्स नियर नॉर्मल तक के लगभग 98% तक रहते हैं। आपने उम्र की जो बात कही 1-1.5 साल तक, तो क्या जिस भी बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा 1-1.5 साल की उम्र तक माँ बाप को पता चल चुका होगा? पता तो जो जब ब्लड चढ़ना शुरू होता है और जो टेस्ट होता है तो पता तो पहले साल में ही लग जाता है, पर उसके बाद हमको एक कुछ टेस्ट करना पड़ता है जो कि हमारे पास ट्रांसप्लांट का डोनर है कि नहीं, तो उसके लिए हमको एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है जिसको बोलते हैं HLA टेस्ट। जब तक वो जो फैमिली है उसको कंसाइड करती है कि हमारे पास हमारे बच्चे को थैलेसीमिया मेजर है, फिर उसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, फिर वो डोनर के लिए सर्च करते हैं। प्रैक्टिकली इतना टाइम लग जाता है, तो 2 से लेके 5 साल के अंदर अगर ट्रांसप्लांट किया जाए तो हमको ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सबसे ज़्यादा मिलते हैं। जी डॉक्टर बुरानी, आप ये बताएं कि जो पूरी प्रक्रिया होती है डोनर का ढूंढना, उसके बाद HLA मैचिंग की जाएगी, तकरीबन कौन कौन सी समस्याएं आप देखते हैं? क्योंकि जैसे एक हमारे कॉलर थे राहुल पटेल जिनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि जो पेशेंट के जो ब्रदर हैं, सिबलिंग्स नहीं है या एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या उस केस में डोनर को ढूंढना, कौन कर सकता है डोनेट, कौन से इश्यूज उसके साथ एसोसिएटेड रहते हैं? ज़्यादातर जो थैलेसीमिया के ट्रांसप्लांट होते हैं उसमें हम सिबलिंग से, जो पहला स्टेज होगा उसमें हम सिबलिंग से मैच करते हैं, जो भाई बहन से मैच करते हैं, उसमें 25 to 30% चांस होता है कि हम भाई बहन से मैच हो सकता है। कुछ फैमिलीज़ में जैसे अगर फैमिली के अंदर मैरिजेस होती हैं, कंसेक्यूटिव मैरिज जिसको कहते हैं, उसमें चांसेस होते हैं, कुछ चांसेस होते हैं कि मदर फादर से मिल सकता है, जैसे हमने इस स्टोरी में देखा कि मदर से मैच हुआ। अगर उस फैमिली में मैच, ये जो भाई बहन से मैच नहीं होता है और अगर कंसेक्यूटिव मैरिज नहीं है, तो अभी हमारे पास एक ऑप्शन है कि हमारे पास बहुत सारी बड़ी रजिस्ट्रीज़ हैं वर्ल्ड वाइड, जिसमें कई जो वॉलंटियर डोनर्स होते हैं उनका HLA करके रखा जाता है। हम अगर वो जो बच्चे का HLA उसमें डालते हैं, जो हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है, तो हमको पता लगता है कि कोई बाहर भी कोई अनरिलेटेड डोनर भी मैच हो सकता है और उससे ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। डॉक्टर दुबे, जो बात अभी डॉक्टर बुरानी जो बात कह रहे थे, एक बात हम आपसे यहाँ ये समझना चाहेंगे, जब भी बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की बात आती है उसमें एक बात तो ये आ गई कि उम्र जितनी कम हो ज़्यादा अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी बातें होंगी जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं इसके लिए? पहले तो ये है कि उसका बच्चे का आयरन स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब उसमें जितना कम आयरन शरीर के अंदर होगा, जल्दी कराएंगे उतनी अच्छी रिजल्ट आएंगे। उससे क्या नुकसान होता है आयरन अगर ज्यादा रहता है? आयरन शरीर के अंदर ज्यादा रहेगा तो बहुत सारे शरीर के जो अंग होते हैं उनमें इरिवर्सिबल डैमेज, मतलब जो कभी ठीक नहीं हो सकते, उस तरह की समस्या पैदा हो जाती है, तो इसलिए उसके रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं होते। दूसरा ये कि लीवर बड़ा नहीं होना चाहिए, हिपेटोमेगेली हम बोलते हैं कि लीवर जो है उसका बढ़ जाए, यदि मान लीजिए, वो नहीं होना चाहिए। और लीवर के अंदर देखें यदि मान लो तो आयरन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए और फाइब्रोसिस नहीं होनी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स जो मेन हैं, इसके हिसाब से हम क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 कहते हैं। कितनी उम्र के बाद आप ये मान लेते हैं कि अब इसके बाद बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन नहीं कर सकते या थोड़ा मुश्किल है? नहीं, करने को तो कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते नहीं है कि नहीं, लेकिन बात मैंने बताई कि यदि क्लास 3 में बच्चा पहुंच गया, यदि उसको मान लीजिए उसका लीवर भी बढ़ा हुआ है, आयरन स्टेटस भी बहुत अच्छा नहीं है, सीरम फेरेटिन करके हम पता करते हैं कि आयरन स्टेटस क्या है, वो बहुत ज़्यादा है, तो संभावना ऑलमोस्ट 50-50%। बट अगर क्लास 3 में भी पहुंच जाए तो क्या उसके बाद भी उसको दोबारा ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं? बहुत हद तक आयरन किलेशन जो है वो किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन लिवर में एक बार फाइब्रोसिस हो गई ना, वो ठीक नहीं हो सकती। जी, इन दशाओं के अलावा, ये तो मेडिकल स्टेट हो गई या पेशेंट की दशा हो गई डॉक्टर अरोड़ा, इसके अलावा और कौन सी दिक्कतें आप देखते हैं? क्योंकि इलाज के खर्च की बात की जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट की अवेलेबिलिटी की बात की जाए, फैसिलिटीज़ की बात की जाए, तो कौन सी दिक्कतें आप देखते हैं जिससे जो पेशेंट है उसके लिए इलाज शायद उतना सरल उपाय नहीं रह जाता है? अगर हम जनरल जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है जिसको हम कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेशन, अगर वो देखा जाए अब तो बड़े शहरों में, विशेषकर दिल्ली में तो बहुत इजीली अवेलेबल है, लेकिन आज भी स्थिति ये है कि अगर छोटे शहरों में या टाउन्स के अंदर, वहाँ ब्लड की अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं है।
और मतलब बहुत कम है, या है भी सही तो जैसे इनको हम चाहते हैं पैक्ड सेल मिलना चाहिए, सिर्फ आरबीसी मिलने चाहिए, वहाँ उनको होल ब्लड देते हैं। होल ब्लड जो है वो नुकसान भी करता है और उसके अलावा जो उसके बाकी पार्ट हैं दूसरों में काम आ सकते हैं वो भी नहीं आते। दूसरी चीज़ आती है उसकी टेस्टिंग के ऊपर। एक हेपेटाइटिस बी, सी और HIV का खतरा हमेशा इन डोनर्स में लगा रहता है, इन पेशेंट्स में लगा रहता है। दो फैसिलिटीज़ काफ़ी इंप्रूव हुई हैं, लेकिन आज की डेट में विंडो पीरियड इतना ज़्यादा है कि हेपेटाइटिस बी, सी, HIV का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। उसके लिए हालांकि अब एक नई टेस्टिंग आई है जिसको हम नेट टेस्टिंग बोलते हैं। अगर वो की जाए तो उससे ऑलमोस्ट जो है जीरो तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी 2-3 दिन का विंडो पीरियड आया है। कहाँ उपलब्ध है ये सुविधा इस टेस्ट ये हाँ, जो इंडिया के अंदर अगर देखा जाए, दिल्ली में अगर सरकारी अस्पताल देखा जाए तो एम्स के अंदर है, RR हॉस्पिटल के अंदर है और RML के अंदर है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कुछ जगह पर अवेलेबल है। लेकिन डॉक्टर दुबे अगर देश भर की बात करें, तो सेफ ब्लड की अगर हम बात करें जी डॉक्टर ने जैसे बताया, हेपेटाइटिस बी के बारे में, हेपेटाइटिस सी के बारे में, HIV के बारे में सब जगह टेस्टिंग होती है। नेट टेस्टिंग जो है वो बहुत सारी जगह उपलब्ध है, सरकार उसको मैंडेटरी करने जा रही है और ज़्यादातर ब्लड बैंक में, उन्होंने 2-3 के नाम बताए, लेकिन मैं कहूँ दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में नेट टेस्टिंग जो है आज की तारीख में उपलब्ध हो गई है। बाहर के लिए अभी जो मैंने कहा कि ये पता करना होगा कि कहाँ कहाँ उपलब्ध हो गई है, लेकिन नेट टेस्टिंग जो है वो इससे काफी फर्क पड़ेगा जी। और एक बार फिर हमारे साथ पंजाब से पुनीत जी हैं फोन लाइन पर। पुनीत जी, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हेलो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर बॉडी उसको रिजेक्ट कर देती है तो फिर क्या कंडीशन है, फिर कैसे होगा? और अगर पेरेंट्स का मैच नहीं करता है तो बाहर से कहाँ से मिलेगा फिर? जी डॉक्टर बुरानी, इसमें 2 क्वेश्चंस आपने पूछे हैं। अगर रिजेक्शन होता है तो 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं कि या तो थैलेसीमिया वापस आता है, तो अगर थैलेसीमिया वापस आ जाता है तो उसके हमको थोड़ा सा टाइम रिकवरी के लिए देना चाहिए, या तो उसी डोनर से हम दोबारा ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या दूसरे डोनर को सर्च करके दोबारा ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन और या नहीं, अगर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते हैं तो थैलेसीमिया का जैसे ट्रांसफ्यूजन है और चिलेशन करते रह सकते हैं। दूसरा एक जो सीरियस साइड इफेक्ट होता है कि वो जो रिजेक्ट हुआ तो बोन मैरो एकदम खाली हो जाती है, ना रेसिपिएंट की सेल्स आती हैं ना डोनर की सेल्स आती हैं। जो बोन मैरो एकदम खाली होती है तो उसमें हमको इमीडिएटली किसी दूसरे डोनर की या उसी डोनर से हमको दूसरा ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता है, नहीं तो लाइफ को रिस्क होती है जी। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा था कहाँ से ले सकते हैं अगर नहीं है डोनर? अनरिलेटेड डोनर्स होते हैं, इनकी रजिस्ट्रीज वर्ल्ड वाइड रजिस्ट्रीज हैं। जो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो उन रजिस्ट्रीज में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के द्वारा सर्च कर सकते हैं। तो आपको किसी ट्रांसप्लांट सेंटर से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका जो HLA टाइपिंग है, नॉर्मली जो फैमिली में मैच करते हैं उसमें 6 एंटीजन मैच करते हैं, पर हमको अगर बाहर के अनरिलेटेड डोनर को सर्च करना होता है तो हमको 10 गुण मिलाने पड़ते हैं और उसके लिए हमको लंबा वाला जो HLA टाइपिंग करना पड़ता है। डॉक्टर बुरानी, ये भी आप बता दीजिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की, दूसरे जो ऑर्गन डोनेशंस या ट्रांसप्लांट होते हैं, क्या फ़र्क है? और जनरली जब बात की जाती है अगर किसी को लिवर देना है या किसी और तरह का ट्रांसप्लांट करना है तो डोनर का क्या खतरा होगा, क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ज़्यादातर लोगों को ट्रांसप्लांट मतलब डोनर को कुछ देना पड़ता है, डोनर का कुछ नुकसान होता है, ऐसा होता है। जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अपेक्षा इसमें डोनर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। अगर बोन मैरो से भी लेते हैं तो ब्लड ही लेते हैं, और अगर ब्लड पेरिफेरल ब्लड से भी लेते हैं तो ब्लड ही लेते हैं, जो कि 24 घंटे 48 घंटे या जो रेड सेल्स हैं वो 3 महीने में रिकवर हो जाती हैं। तो इसलिए डोनर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांट या लिवर के ट्रांसप्लांट में कुछ ऑर्गन देना पड़ता है। दूसरा, हमको ब्लड ग्रुप मैच नहीं करना पड़ता है, जैसे बाकी ट्रांसप्लांट में यूजुअली आपका ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। इसमें डोनर को ब्लड ग्रुप डिफरेंट होने के बाद भी हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें डोनर को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। तो अगर हम ट्रांसप्लांट के अगेंस्ट केवल इसलिए सोचते हैं कि डोनर को नुकसान होगा तो वो हमको नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए, पेशेंट आपके पास जब आते हैं और उनको दूसरे डॉक्टर से ये कह दिया जाता है कि भाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक क्यूरेटिव ऑप्शन है, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और आपके लिए कितना मुश्किल होता है उनको एक्चुअली काउंसिल करके ये समझाना कि एक सेफ प्रोसीजर है? क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जिससे भी बात की जाए उनको लगता है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है तो थोड़ा सा खतरा ज़्यादा होगा। इसमें किस तरह की मुश्किलें आपको आती हैं? एक तो जो बच्चे को थैलेसीमिया है, फिर हम कहते हैं कि भाई बहन से हम लेंगे, तो सबको बड़ा कंसर्न रहता है कि जो नॉर्मल बच्चा है मेरा, कहीं उसको नुकसान ना हो।
तो वो जो हमको उनको समझाना पड़ता है, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा टाइम उसी में लगता है कि आपका दूसरा बच्चा ठीक हो सकता है और जो पहला जिससे डोनेशन ले रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें ही सबसे ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा होता है कि कईयों की जो जेन्युइन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए समझाना पड़ता है। तीसरा जो इसमें ट्रांसप्लांटेशन वर्ड है, ये सुन के जो अंदर का जो फियर है वो चीज़ थोड़ा सा डर करती है। चौथा, जैसे मैंने बताया ना कि हमारा जो लोगों को लगता है कि हम ट्रांसफ्यूजन करते रहेंगे या हम आयरन निकालते रहेंगे तो शायद मेरा बच्चा भी लंबा चलेगा, पर अगर हम पहले के 10 साल के अंदर अगर हम ट्रांसप्लांट करें सही समय पर अगर हम ट्रांसप्लांट करें, वही एक क्यूरेटिव उपाय है। और हमको एक कड़ा डिसीजन लेना पड़ता है, तो लोग क्या डिसीजन को डिफर करते रहते हैं, उसमें थोड़ा सा कॉस्ट और अवेलेबिलिटी भी बता दीजिए ज़रा लोगों को। कॉस्ट के बारे में जैसे मैंने बताया कि इसमें एक ये भी फ़ायदा है कि आप जितनी जल्दी एज में करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी कम आती है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, दवाइयों के खर्चे कम होते हैं। इसलिए जो कॉस्ट है, अगर हम 2 साल से 5 साल या 7 साल के बीच में करते हैं तो लगभग 6 से 8 लाख रुपए तक खर्चा आता है। यही अगर हम 10-15 साल की उम्र में करते हैं तो लगभग 10 से 12 लाख के करीब खर्चा आता है। तो सही समय पर किया जाए उसमें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और कॉस्ट भी कम आती है। कॉस्ट को शेयर किया जा सकता है कि हमको कुछ NGO से, गवर्नमेंट से या जो हमारे जो जहाँ पर ट्रांसप्लांट होता है सब जगह से अगर शेयर करके इस ट्रांसप्लांट को पॉसिबल बनाया जा सकता है। उसका खर्चा कुल मिलाकर सब उठा सकते हैं।